हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, है ना। अब हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे। क्या जानना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता क्या चीज़ है? मेनली हमको स्ट्रक्चर जानना क्यों है भाई? इसके लिए, है ना। स्ट्रक्चर हमको जानना है इसलिए ताकि हम उसके बारे में जान सकें कि वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में रहकर काम करता है, या फिर उसका फंक्शन किस प्रकार के स्ट्रक्चर में शो करता है ना। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले, है ना। आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, है ना। एक स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर। क्या होता है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में, एक धागे की तरह है ना, जिसका एक सिर होता है और एक पूंछ होता है, सिंपल। इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। और एक होता है रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, रिंग के फॉर्म में, जिसको दो सिर और पूंछ को ऐसे जोड़ देंगे ना धागे का, तो हमको एक रिंग जैसी संरचना मिलेगी ना, तो वैसे स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है। इसी लीनियर स्ट्रक्चर को हम जोड़ के क्या बनाएंगे? रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारे पास दो प्रकार की संरचनाएं हो गई। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास है ये एक स्ट्रक्चर, ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर में आपको एक सिर दिख रहा होगा ऊपर में, और एक पूंछ दिख रहा होगा, है ना। और ये इधर उधर आपके जो हाइड्रोजन और OH ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे इसके पैर हैं। मान लो क्या है? पैर। मतलब इसके कितने पैर हैं आप देख सकते हैं? इसके 4 जोड़ी पैर हैं। कितने? 4 जोड़ी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक लाइन में है। इसका सिर दिख रहा है और हमको पूंछ दिख रहा है, सिंपल सी बात। ये एक लाइन में है। ये मुड़ा हुआ है क्या? कहीं पर नहीं मुड़ा है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है कि नहीं है? बिल्कुल, है ना। तो ये जो ऊपर आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये इसका सिर है, और इधर जो 6 नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये इसका पूंछ है, मान लो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रहता है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक लीनियर स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इसमें भी एक जगह सिर है, आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं CO। यह है ना। ग्लूकोज में क्या था? CHO इसके सिर का नाम है, और इसके सिर का नाम है CO, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसके ऊपर में एक एंटीना लगा हुआ है, सिर के ऊपर में, है ना, CH2OH का। और नीचे इसके 3 जोड़ी पैर हैं। ग्लूकोज के कितने थे? 4 जोड़ी पैर। अब फ्रक्टोज के कितने पैर हैं? 3 जोड़ी पैर। अब ये जो सिर बनाए हैं, ये क्या शो करता है? ये इसका नेचर शो करता है ना। ये जो सिर है, जैसे कि फ्रक्टोज में आप देख सकते हैं, है ना, ये फ्रक्टोज और ये हो गया ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में जो मार्क किए हैं, ये इसका सिर है। क्या है? सिर। अब ये जो सिर है, ग्लूकोज का जो सिर है, उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या होता है? कि जिसके पास CHO ग्रुप हो। क्या ग्रुप हो? CHO ग्रुप हो जिसके पास। अब फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है हमारे पास? फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। सिंपल, है ना। तो इस लीनियर स्ट्रक्चर से हमको क्या पता चलता है? ये पढ़ना क्यों है? लीनियर स्ट्रक्चर से हमको ये पता चलता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ग्लूकोज में आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। फ्रक्टोज में आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन ग्रुप है ना। तो लीनियर स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। इसका नेचर कैसा है? जैसे एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं ना, तो ये नेचर पता चलता है हमको कि लीनियर स्ट्रक्चर से कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई इसमें। जैसे रिंग स्ट्रक्चर में हम अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखेगा। मतलब जैसे इसमें ग्लूकोज को ऐसे जोड़ देंगे ना, सिर और पूंछ इसका, तो आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखेगा इसका, केवल इसके पैर दिखेंगे। तो जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। रिंग स्ट्रक्चर में
एक होता है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर? फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। बड़ा कठिन नाम है, लेकिन कठिनाइयों से डरना नहीं है, हमको हर कठिनाइयों को पार करके जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे और दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम है हमारे पास पैरानोज स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर? पैरानोज स्ट्रक्चर। अब फ्यूरानोज स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल, एफ से फ्यूरा, एफ से फ्रक्टोज, है ना, ऐसे रिलेट करेंगे। तो इसमें कितने पैर हैं? 3 पैर है, मतलब इसको हम सिर और इसका पूंछ जोड़ेंगे, हमको छोटा रिंग मिलेगा फ्रक्टोज को ऐसे हम जोड़ेंगे, जहाँ कीटोन ग्रुप लिखा है वहाँ से लेकर लास्ट तक, तो हमको छोटा रिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल छोटा रिंग मिलेगा, है ना। तो ये जो फ्यूरानोज है ये छोटा रिंग है, छोटी अंगूठी है ना। और ये जो पैरानोज है ये बड़ी अंगूठी, क्या है? बड़ी अंगूठी है। देखो फ्यूरानोज में आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर है ये स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज को हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि एक जगह ऊपर में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और उसके नीचे 4 मंत्री बैठे हुए हैं। 4 मंत्री कौन है इसके? कार्बन, है ना। 4 जगह पर इसके कार्बन बैठा हुआ है और एक जगह सिंहासन में कौन बैठा है? ऑक्सीजन। कौन बैठा है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो इसके मंत्री हैं ये केवल 4 हैं, ध्यान रखना। कितने हैं? 4, मतलब 4 कार्बन है इसके पास और 1 ऑक्सीजन है। ये जो रिंग बनाने में 4 कार्बन भाग ले रहे हैं और 1 ऑक्सीजन भाग ले रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज का। ये जो रिंग है वो कितने मेंबर की रिंग है? 5 मेंबर्स की रिंग है, जिसमें 1 मेंबर ऑक्सीजन है और 4 मेंबर कौन है? कार्बन, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको फ्रक्टोज में देखने को मिल रहा है। उसी तरह राइबोज में भी रहता है, डीऑक्सीराइबोज में भी मिलता है। ये दोनों क्या है? 5 कार्बन वाली संरचना है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। पेंटोज शुगर है दोनों। अब हम देखते हैं पैरानोज स्ट्रक्चर। ये बड़ी रिंग है ना, बड़ी रिंग, तो इसमें क्या स्पेशलिटी है? बड़ी रिंग है, इसमें रहता है कितना? 6 मेंबर का रिंग है। 6 मेंबर का रिंग है, मतलब इसमें 1 महाराज बैठा है ऑक्सीजन और 5 जगह पर क्या बैठे हैं? इसके मंत्री बैठे हैं। क्या है मंत्री इसका? कार्बन है। क्या है? कार्बन। मतलब 5 जगह पर इसमें कार्बन है और 1 जगह पर क्या है? ऑक्सीजन। मतलब ये कितने मेंबर की रिंग हुई फिर? 6 मेंबर की रिंग है। कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मेंबर की रिंग है, 5 जगह पर कार्बन बैठा है, इसके मंत्री 5 हैं, 1 महाराज है ऑक्सीजन जो ऊपर में बैठा हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज में देखने को मिलता है, ठीक है। होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपको इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर से हमको केवल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलता है ना। मतलब इसको समझने के लिए हम लीनियर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और अगर इसको फंक्शन में लेना है, हमको कोई काम कराना है इससे, तो इसको हम जोड़ के, इस लीनियर स्ट्रक्चर को जोड़ के हम ऐसा रिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रिंग बना देते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड। बेटा हम ना स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड तो पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में देख लिए, है ना। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, है ना, और डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर बोलते हैं, लिवुलोज बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? सबसे पहले तो ये जानना है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कि लाइट है क्या उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। अगर लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या उसको लाइट को घुमा दे रहा है या फिर नहीं घुमा रहा है। इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं घुमा रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है मतलब उसको घुमा रहा है, ठीक है। सिंपल, आपके पास इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है? एक लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। इस लाइट में आप देख सकते हैं लाइट जो है वो चारों दिशाओं में फैल रहा है ना। इसका लाइट कितने जगहों में जाता है? चारों दिशाओं में, उत्तर भी जाएगा, दक्षिण में जाएगा, पूरब भी जाएगा, पश्चिम भी जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास है एक नॉर्मल लाइट का वेवलेंथ जो सभी दिशाओं में जा रहा है ना।
ये नॉर्मल लाइट है, इसका वेवलेंथ देखिए आपको सभी दिशाओं में दिख रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नॉर्मल लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। अब अगर हम इसको किसी पोलराइज़र के द्वारा हम क्या करें, एक पोलराइज़र से पार करते हैं लाइट को, इस लाइट सोर्स है, इसको पोलराइज़र से हम पार करते हैं। पोलराइज़र का काम क्या होता है बेटा कि ये एक फिक्स्ड वेवलेंथ में ही फोकस करता है। मतलब अब इससे पार करने के बाद आपको चारों दिशाओं में नहीं दिखेगा आपको लाइट, ये आपको कौन सी दिशाओं में दिखाई दे रहा है, केवल एक दिशा में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ऊपर से नीचे एक ही दिशा में है ना, उत्तर दिशा में है मान लो, उत्तर या फिर दक्षिण मान लो, है ना। तो ये जो है आपको केवल एक दिशा में दिखाई देगा, मतलब कोई एक दिशा में ही फोकस करता है लाइट को, ठीक है। अब चारों दिशाओं में नहीं, केवल एक दिशा में फोकस करता है। तो ये किसकी मदद से किए हम, पोलराइज़र की मदद से, है ना। अब सिंपल सी बात है, हम ये समझ क्यों रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड इस लाइट को रोटेट कर दे रहा है तो वो कैसा रोटेट करता है। जैसे कि हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स में होता क्या है कि उसका जो रोटेशन होता है वो लेफ़्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है ना। तो प्रोटीन बनाने में जो भाग लेते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, लेफ़्ट रोटेशन वाले होते हैं। कैसे रोटेशन वाले, लेफ़्ट रोटेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन से वाले होते हैं ये जानेंगे हम। क्या कार्बोहाइड्रेट बनाने में जो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, है ना, उसमें कौन से भाग लेते हैं, है ना, लेफ्ट रोटेशन वाले भाग लेते हैं फिर राइट रोटेशन वाले। तो अभी हम देखते हैं क्या है ना। आपके पास एक ट्यूब है ना, ये पोलराइज़र का बना हुआ एक ट्यूब है। इस ट्यूब में आप डाल दिए हो सैंपल, किसका सैंपल, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट को घोल के आप डाल दिए हो इस ट्यूब में, है ना। इस ट्यूब में डालने के बाद अब आप इस पर लाइट फोकस करते हो, लाइट डालते हो, तो पोलराइज़र क्या करता है, एक वेवलेंथ में एक साइड भेजता है लाइट को, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अगर इसमें हम डाले हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या डाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, अगर ये कार्बोहाइड्रेट लाइट को रोटेट कर रहा है राइट साइड, राइट साइड का मतलब आप देख रहे हैं राइट साइड में झुका हुआ है ना, मतलब राइट साइड का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, लेफ्ट टू राइट घूमता है ना, तो वैसे ही लेफ्ट टू राइट ये क्या हो गया, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब सिंपल सी बात है, ये लाइट को क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है। किधर रोटेट कर रहा है, राइट साइड में। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम डी सिंबल से डिनोट करते हैं। कौन से सिंबल से, डी सिंबल से, ठीक है। अब मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट अगर इसको लेफ्ट साइड रोटेट करता तो, है ना, लेफ्ट साइड रोटेशन शो करता तो, है ना, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब ये जो सैंपल है अगर लाइट को कहाँ रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी का सुई सीधा नहीं चल रहा, अब इसको आप कहाँ से मोड़ रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ रहे हो, है ना। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको हम लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं, और इसको हम एल सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना, मतलब एल सिंबल से लिखा जाता है इसको। तो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा कि वो राइट साइड रोटेशन शो करते हैं। राइट साइड का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये क्या करते हैं, लाइट को लेफ्ट टू राइट रोटेट करते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ करेंगे बाद में, जिनका काम आता है पॉलीसैकेराइड्स बनाने में, वो कौन से होते हैं कि लेफ्ट टू राइट रोटेशन वाले, है ना, मतलब वो क्लॉकवाइज घूमने वाले होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो लाइट को लेफ्ट या फिर राइट रोटेट कर सकते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इसमें केवल एक अपवाद है ना, हमारे पास एक अपवाद है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना। ये किसी भी प्रकार का ऑप्टिकल नेचर शो नहीं करता, मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं करता। ये सिंपल लाइट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कोई रोटेशन नहीं होता है ना। सिंपल सी बात, दर्पण के सामने ए को रख दीजिए, ए आपको दर्पण में भी सेम दिखेगा, है ना,
जैसा आप रखे हो ए जो है दर्पण में सेम दिखता है, उल्टा सीधा एक समान सेम दिखता है ना। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी है वो ए की तरह या फिर एच की तरह है जो उल्टा सीधा एक समान, इसको आप जैसा भी रखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम उल्टा सीधा नहीं बता सकते ऐसा। लेकिन जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल नेचर शो करते हैं ना। मतलब अगर आप उसको दर्पण के सामने रखोगे है ना, तो वो क्या शो करेगा, एस है, एस देखो अगर आप एस लिखे हो तो एस आपको दर्पण में उल्टा दिखता है, कैसा दिखता है, उल्टा दिखाई देता है ना। तो ये जो आपको रोटेशन दिखा है, लेफ्ट रोटेशन या फिर राइट रोटेशन, तो सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ऐसे शो करते हैं। केवल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसा है जिसमें ऑप्टिकल नेचर नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़े। ठीक, अब हम देखने वाले हैं एपीमर्स के बारे में। किसके बारे में, एपीमर्स। क्या होते हैं बेटा एपीमर्स, एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स का मतलब होता है बेटा फोटोकॉपी। क्या होता है, फोटोकॉपी। एक ऐसा फोटोकॉपी जिसमें केवल एक जगह पर डिफरेंस हमको दिखाई देता है। कितनी जगह पर, केवल एक जगह पर, है ना। एग्जैक्ट फोटोकॉपी है लेकिन हमको केवल एक जगह पर डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, ये है ग्लूकोज बेटा। क्या है, ग्लूकोज, इसको डी लिखे हैं है ना, डी ग्लूकोज लिखे हैं। मतलब सिंपल सी बात, ये कौन सा रोटेशन शो कर रहा है बेटा, राइट साइड रोटेशन। कैसा, राइट साइड, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो है ग्लूकोज, इसमें अगर मान लो जितनी भी संरचनाएँ हैं आप देखिए, 1 से लेकर 6 कार्बन तक यहाँ पर हम नंबर लिख के रखे हैं, है ना। अब हम इसकी तुलना करते हैं इसके दूसरे फोटोकॉपीज से, है ना, कि वो एपीमर्स हैं या नहीं, है ना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इधर देखिए हमारे पास एग्जांपल है ये अब इसमें आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी दिख रहा है क्या आपको, एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी दिखाई दे रहा है क्या आपको। ये है मैनोज। क्या है, मैनोज। क्या है, मैनोज, है ना। ये मैनोज जो है आप ग्लूकोज से इसकी तुलना करके देखिए कि पहले कार्बन से तुलना करना चालू करते हैं। पहले कार्बन में क्या है, OH ऊपर है और H नीचे है, बिल्कुल, तो ग्लूकोज से सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सेम है। दूसरे कार्बन में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल, दूसरे कार्बन में H ऊपर है ग्लूकोज में, लेकिन मैनोज में क्या है, ऊपर है, OH ग्रुप ऊपर है ना। तो दूसरे कार्बन में अंतर दिखाई दिया हमको, है ना, मतलब दूसरे जगह पर हमको अंतर दिखाई देता है। तीसरी जगह देखते हैं, तीसरी जगह में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम है। चौथी जगह इसमें भी सेम है, पांचवी जगह एकदम सेम, छठवीं जगह एकदम सेम, है ना। मतलब मैनोज में हमको केवल एक जगह पर अंतर दिखाई देता है, और वो कौन सी जगह है, दूसरी जगह, मतलब दूसरे कार्बन पर ही हमको अंतर दिखाई देता है। तो ये इसका एपीमर हुआ कि नहीं बेटा, पहले बताओ। बिल्कुल, ये इसका एपीमर हुआ, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि अगर एक ऐसा फोटोकॉपी जिसमें केवल एक जगह पर अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज का एपीमर मैनोज बिल्कुल है ना, बिल्कुल ये इसका एपीमर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन, है ना। दूसरा एग्जांपल है अपने पास क्या, दूसरा एग्जांपल है गैलेक्टोज का। किसका, गैलेक्टोज का। अब हम गैलेक्टोज की तुलना करेंगे ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज में पहले कार्बन पर देखते हैं क्या है, दोनों सेम है, दूसरे कार्बन पर दोनों सेम, तीसरे कार्बन पर बिल्कुल सेम, चौथे कार्बन पर आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। चौथा कार्बन में ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऊपर है, लेकिन गैलेक्टोज में OH ग्रुप ऊपर है, मतलब चौथे कार्बन पर हमको अंतर दिखाई दिया। अभी तक केवल एक जगह पर अंतर दिखाई दिया है बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है ना। पाँचवें कार्बन में कोई अंतर नहीं, छठवें में कोई अंतर नहीं। मतलब ग्लूकोज का एपीमर गैलेक्टोज भी है, क्योंकि इसमें हमको केवल एक जगह पर अंतर दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। तो ग्लूकोज के हमारे पास दो फोटोकॉपी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक को बोलते हैं मैनोज और एक को बोलते हैं गैलेक्टोज, है ना। इसका फार्मूला आप देखोगे ना, तीनों का फार्मूला सिंपल एकदम सेम है, C6H12O6, तीनों का एकदम सेम है। लेकिन इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना। मैनोज जो है ग्लूकोज से दूसरे स्थान पर अंतर शो कर रहा है, गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज से चौथे स्थान पर अंतर शो कर रहा है ना। तो ये जो डिफरेंस है जो केवल एक जगह पर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एपीमर्स। क्या बोलते हैं, एपीमर्स, है ना।
यहाँ पर आप देखिए शुगर जो केवल एक जगह पर डिफरेंस हो करता है ना, कौन सी जगह पर, केवल एक जगह पर, चाहे वो दूसरा कार्बन हो, तीसरा हो, चौथा हो, है ना, चाहे पांचवा। तो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है केवल एक जगह पर, इसको हम बोलते हैं बेटा एपीमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए यही है ना कि ग्लूकोज और मैनोज ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर्स हैं। मैनोज में केवल दूसरे कार्बन पर हमको डिफरेंस दिखाई देता है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसमें हमको चौथे कार्बन पर अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दोनों मैनोज और गैलेक्टोज ग्लूकोज के क्या है बेटा, एपीमर्स हैं। क्या है, एपीमर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैनोज और गैलेक्टोज की, तो ये क्या एक दूसरे के एपीमर्स हैं? चलिए तुलना करके देखते हैं, क्या इसमें केवल एक जगह पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि दो जगह पर, है ना। मैनोज और गैलेक्टोज में आप देख सकते हैं कि पहला कार्बन दोनों का सेम है, दूसरे कार्बन पर हमको डिफरेंस दिखाई देता है ना। OH ग्रुप ऊपर है मैनोज में और गैलेक्टोज में केवल H ग्रुप ऊपर है, मतलब दूसरे कार्बन पर मतलब एक जगह डिफरेंस दिखाई दिया। तीसरा कार्बन सेम है, चौथे कार्बन पर फिर से हमको एक डिफरेंस दिखाई देता है ना। चौथे कार्बन पर H ग्रुप ऊपर है मैनोज में और गैलेक्टोज में है OH ग्रुप ऊपर। तो हमको यहाँ पर तो दो जगह अंतर दिखाई दे दिए, तो क्या एक दूसरे के एपीमर कहलाएं क्या? नहीं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स नहीं हैं। मैनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि ये दो जगह डिफरेंस होकर हैं, दो जगह अंतर बता रहे हैं ना। इनकी दो जगह पर हाइड्रोजन और OH का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स नहीं है। लेकिन ग्लूकोज के एपीमर्स ये दोनों हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। चलो फिर ये हो गया आपका एपीमर्स, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे एनोमर्स के बारे में। क्या होता है बेटा एनोमर्स, है ना। एनोमर्स क्या होता है? एनोमर्स जो है वो पोजीशन बताता है हाइड्रोजन का पहले कार्बन पर। एपीमर्स में हम देखे थे कि कोई से भी कार्बन पर, दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पर अगर कोई डिफरेंस दिखाई देता है तब हम उसको बोलते हैं एपीमर्स, केवल एक जगह पर, है ना। लेकिन जब एनोमर्स के बारे में पढ़ना है ना बेटा, हमको क्या देखना है कि हाइड्रोजन का पोजीशन देखना है कौन सी जगह पर, पहले कार्बन पर। कौन सी जगह पर? पहले कार्बन पर, है ना। अगर हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर है बेटा? पहले कार्बन के ऊपर है। क्या है? ऊपर है, तब उसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म। क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म। मतलब हाइड्रोजन ऊपर है, एबब है, ए से एबब, ए से अल्फा, है ना। अबब है हाइड्रोजन तो क्या बोलेंगे? अल्फा फॉर्म, है ना। अगर हाइड्रोजन क्या है? नीचे है, पहले कार्बन की क्या है? नीचे, तो उसको हम बोलते हैं बीटा। बी से बेलो नीचे और बी से बीटा, है ना। अगर बेलो है हाइड्रोजन तो फिर बीटा फॉर्म, अगर एबब है तो फिर अल्फा फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ है हमारे पास क्या? अल्फ़ा ग्लूकोज। क्या है? अल्फ़ा ग्लूकोज। इसको अल्फ़ा ग्लूकोज क्यों बोले हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन पर आप देखिए हाइड्रोजन क्या है? ऊपर में है, ऊपर में है ना, एबब है कि नहीं, है ना। ए से एबब, ए से अल्फ़ा, तो हाइड्रोजन जो है वो पहले कार्बन पर ऊपर में स्थित है, इस कारण से इसको हम क्या बोले हैं? अल्फ़ा ग्लूकोज। अगर यही हाइड्रोजन अगर नीचे आ जाता पहले कार्बन पर देखिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज। ठीक है, आप देखिए बेटा ये क्या है? ये नीचे है ना हाइड्रोजन पहले कार्बन पर, ये बेलो है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो एनोमर्स आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात है। एनोमर्स को जानने के लिए हमको केवल क्या देखना है? पहले कार्बन पर पोजीशन देखना है, किसका बेटा? हाइड्रोजन का पोजीशन देखना है, किसका? हाइड्रोजन का, है ना। अगर इसकी जगह मान लो फ्रक्टोज हो तब हम CH2OH ग्रुप का पोजीशन देखेंगे, वो पहले कार्बन पर ऊपर है या फिर नीचे। लेकिन नॉर्मली ग्लूकोज में हम देखते हैं हाइड्रोजन का पोजीशन। अगर हाइड्रोजन ऊपर है तब हम उसको बोलते हैं एबब अल्फ़ा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नीचे है पहले कार्बन के तो उसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, एक होता है अल्फ़ा फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन ऊपर रहता है, एक होता है बीटा फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन कहाँ रहता है? नीचे रहता है। कौन सी पोजीशन पर? पहले कार्बन पर, दूसरे तीसरे चौथे नहीं बेटा। कौन से कार्बन पर? पहले कार्बन पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लू के बारे में, है ना। बहुत ही अच्छा ग्लू,
है ना, एक ग्लू के बारे में पढ़ने वाले बेटा, है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो क्या करता है बेटा, दो शुगर्स को जोड़ने का काम करता है ना। मतलब जहाँ पर शुगर है वहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो हम इस ग्लू के बारे में जानेंगे कि क्या होता है बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या होता है, कौन सा ग्लू है ये, किसको चिपका रहा है ना। तो ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक प्रकार का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जहाँ पर आयन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र हो सकता है ना, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, वो शुगर्स के बीच, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो दो शुगर्स को जोड़ने के लिए जो ग्लू चाहिए उस ग्लू को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि अपन अभी पढ़ने वाले हैं डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर, है ना। डाइसैकेराइड मतलब हमको दो ग्लूकोज को जोड़ना पड़ेगा, तो दो ग्लूकोज को जोड़ने से पहले हम उस ग्लू के ही बारे में जान लेते हैं ना, जिसके द्वारा हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर्स के बीच बनता है और दोनों शुगर का OH ग्रुप के बीच बनता है। इसमें तो मैक्सिमम आप देखिए OH ग्रुप है, पॉलीहाइड्रॉक्सी इसलिए बोलते हैं, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप रहते हैं, है ना। तो ये जो है OH ग्रुप के बीच ये बॉन्ड बनेगा और OH ग्रुप के बीच ये जो बॉन्ड बनेगा दोनों शुगर के, तो इस ग्लू से जोड़ते हैं तो उसको सुखाने के लिए वहाँ से पानी निकल जाता है बेटा, सिंपल, है ना। जो OH ग्रुप जुड़ेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, पानी बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम समझते हैं ना आसानी से, देखो सिंपल। आपके पास है एक ग्लूकोज, ये है अल्फ़ा ग्लूकोज। अल्फ़ा क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर है, पहले पोजीशन पर ऊपर है। कहाँ है? ऊपर, एबव है, तो इसको बोले हम अल्फ़ा ग्लूकोज, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास है यहाँ पर एक क्या, अल्फ़ा ग्लूकोज, सेम दूसरा अल्फ़ा ग्लूकोज। ठीक है, अब इन दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज को जोड़ के तो कहाँ पर जोड़ेंगे, सबसे पहले चीज़, है ना, इसको हम जोड़ेंगे बेटा। आप देखिए कौन सा पोजीशन है, अल्फ़ा ग्लूकोज पहले वाले का पहला कार्बन और इधर चौथा कार्बन, मतलब पहला कार्बन और चौथा कार्बन एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये देखिए, है ना, ये बॉन्ड बन रहा है किसके किसके बीच, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच, दोनों शुगर्स के। ठीक है, दोनों ग्लूकोज के। अब इन दोनों को हम चिपकाएंगे जिस ग्लू से, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, वाटर लॉस हो जाएगी। क्या वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है, फिर ये जो बॉन्ड है वो बन जाता है, वो फॉर्म हो जाता है। तो ये बॉन्ड जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड बना, यहाँ से हम H2O बाहर कर दिए, केवल क्या बचा था, O को यहाँ पर बीच में लिख दिए, ग्रीन पार्ट में आप देख सकते हैं ना। ये जो बॉन्ड बना है ना बेटा, ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर O बचा है तो इसको हम बोलते हैं O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन यदि हम यही चीज़ DNA RNA में पढ़ते हैं ना, शुगर में, उसमें डीऑक्सीराइबोज में, उस टाइम पे वहाँ पर जब ये बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि इस O की जगह पर वहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में रहता है नाइट्रोजन, है ना। तो इस कारण से वहाँ पर हम उसको लिखते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड DNA RNA में, है ना। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अपने को केवल क्या पढ़ना है बेटा, O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों शुगर्स को जोड़ दिए, कौन से बॉन्ड के द्वारा जोड़े बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच बना है बेटा, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच, है ना। ये दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज है बेटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, है ना। तो दो अल्फ़ा ग्लूकोज को मिलाने पर हमको कोई संरचना मिलती है क्या, पहले ये देखते हैं। दो ग्लूकोज को मिला दिए, वो भी कौन से ग्लूकोज हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज। तो आपको कोई संरचना मिली क्या, इन दोनों को जोड़ने पर कुछ मिला, कुछ बना क्या, है ना। ये बना बेटा क्या, माल्टोज। क्या बना है, माल्टोज, है ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि माल्टोज कौन से ग्लूकोज से मिलकर बना है, अल्फ़ा ग्लूकोज या फिर बीटा ग्लूकोज, है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं माल्टोज कितने ग्लूकोज से मिलकर बना है। माल्टोज बना है 2 ग्लूकोज से मिलकर,
कितने ग्लूकोज से मिलकर, 2 ग्लूकोज से मिलकर, है ना। और ये ग्लूकोज कौन से हैं बेटा, दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा हैं कि दोनों बीटा बीटा हैं, है ना, दोनों अल्फ़ा ग्लूकोज है, इसमें से कोई सा भी बीटा ग्लूकोज नहीं है ना। तो ऐसे माल्टोस, ऐसे बहुत सारे अल्फ़ा ग्लूकोज को मिलाएंगे ना बेटा, तो हमको एक संरचना प्राप्त हो जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, इसकी संरचना तो बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन ये जो है हम डाइसैकेराइड की संरचना पढ़ रहे हैं। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर, 2 मोनोसैकेराइड को मिलाकर जो संरचना बनती है ना बेटा, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, है ना। तो हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, क्या है, माल्टोज। क्या है, माल्टोज, ठीक है। ये किससे बना है बेटा, अल्फ़ा ग्लूकोज से, ठीक है। वेरी गुड। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम देखेंगे बेटा एक और डाइसैकेराइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। तो हम देखेंगे बेटा कि सुक्रोज कैसे बनता है। सबसे पहले चीज़, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है। तो सुक्रोज बना किस किस से है, कौन कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है सुक्रोज। तो सुक्रोज बना है बेटा एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से, है ना। मतलब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को मिलाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है बेटा, सुक्रोज प्राप्त होता है। तो हम अभी ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो कौन सा ग्लूकोज है, क्या वो अल्फ़ा ग्लूकोज है या फिर बीटा ग्लूकोज है, और जो फ्रक्टोज है वो कौन सा फ्रक्टोज है, अल्फ़ा फ्रक्टोज है या फिर बीटा फ्रक्टोज है ना। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज। कैसे पहचाने कि अल्फ़ा ग्लूकोज है बेटा, क्योंकि पहले कार्बन पर हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर में है। तो सिंपल सी बात, ये क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज है। अब हम अल्फ़ा ग्लूकोज ले लिए, ठीक है। अब हम फ्रक्टोज लेंगे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कौन सा, देखिए बीटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में मैं बताया था, हम पोजीशन देखते हैं किसका, CH2OH का, है ना। ये जो पोजीशन है, मान लो नीचे है CH2OH का पोजीशन, देखिए पहले कार्बन का कहाँ है, नीचे है, तब इसको हम बोलेंगे क्या, बीटा। अगर यही ऊपर में रहता, दूसरे कार्बन के ऊपर में रहता, तो इसको हम क्या बोलते बेटा, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, है ना। ये नीचे है तो ये क्या है, बीटा। तो ये जो फ्रक्टोज है ये बीटा फ्रक्टोज है। तो अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से क्या बनता है बेटा, हमारा सुक्रोज बनता है। इन दोनों को मिलाएंगे, है ना, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इन दोनों को जोड़ने के लिए ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस ग्लू का। तो जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो फिर क्या बाहर निकलता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, फिर आपके पास एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ के रखा हुआ। ये बॉन्ड क्या है, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। ये जो संरचना बनी है वो किसकी संरचना है बेटा, सुक्रोज की संरचना। किसकी, सुक्रोज की। और इसके बीच जो बॉन्ड बना है, आप देखिए कौन कौन से कार्बन के बीच बॉन्ड बना है। पहले कार्बन, ग्लूकोज का क्या है, पहला कार्बन, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन। कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2 लिंकेज, ठीक है। इसमें अल्फ़ा ग्रुप कौन सा बेटा, ग्लूकोज है। बीटा ग्रुप कौन सा बेटा, ये है आपका फ्रक्टोज का। और इन दोनों के बीच पहले कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन। इन दोनों को जोड़ने पर जो बॉन्ड बना है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से सुक्रोज बनता है बेटा, है ना। सुक्रोज किससे बना है, सुक्रोज बना है बेटा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से। कौन कौन से ग्लूकोज, कौन कौन सा फ्रक्टोज है, दोनों अल्फ़ा है कि बीटा है। तो ग्लूकोज जो है वो अल्फ़ा वाला है और फ्रक्टोज जो है कौन सा वाला बेटा, बीटा वाला है। कौन सा, बीटा वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एक और डाइसैकेराइड है ना, उसके बारे में जाना। हम क्या देख लिए, माल्टोज देख लिए, सुक्रोज देख लिए। अब हम देखेंगे किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में, कि लैक्टोज कैसे बनता है। लैक्टोज हम पढ़े ना बेटा, लैक्टोज शुगर किस में मिलता है, दूध में मिलता है ना। लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है।
लैक्टोज जो बनता है वो 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, मतलब 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। तो मोनोसेक्राइड कौन कौन से, पहले ये देख लें। ये दोनों मोनोसेक्राइड क्या है, एक है गैलेक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज, है ना। गैलेक्टोज कौन सा है, अल्फ़ा वाला है कि बीटा वाला है। ग्लूकोज कौन सा है, अल्फ़ा वाला है कि बीटा वाला है ना। तो हम ये देख रहे हैं। तो ये जो आपके पास गैलेक्टोज है वो रहता है बीटा गैलेक्टोज। कौन सा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज। इसको आप कैसे पहचानें कि बीटा है, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन पहले कार्बन पर ऊपर है कि नीचे है बेटा, नीचे है। तो फिर ये कौन सा गैलेक्टोज हुआ, बीटा गैलेक्टोज। ठीक है। ये जो गैलेक्टोज है ये किसके साथ जुड़ा है बेटा, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज हम लेते हैं, बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। मतलब लैक्टोज के फॉर्मेशन में एक बीटा गैलेक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज भाग लेता है, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, उससे क्या बनता है आपका, लैक्टोज। इन दोनों को हम जोड़ते हैं ग्लू से, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। जब बॉन्ड बनता है तो क्या रिमूव होता है, पानी रिमूव होता है ना, पानी बाहर निकलता है ना बेटा, है ना। जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एक ग्लाइकोसाइडिक में एक वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। अभी हम पॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे, मान लो 5 जगह पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ पर कितने निकलेंगे बेटा, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। 10 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है तो कितने निकलेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना तो फिर कितने मॉलिक्यूल्स निकले, पानी के 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो संरचना हमारे पास प्राप्त होती है ये है लैक्टोज की संरचना, है ना। किसकी संरचना, लैक्टोज की संरचना। लैक्टोज में ये जो बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच बना है बेटा, पहले कार्बन, गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन, और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, चौथा कार्बन। तो ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बीटा 1,4 लिंकेज या फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। तो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, किस प्रकार का लिंकेज मिलता है, तो आप बोलोगे बीटा 1,4 लिंकेज, है ना। बीटा 1,4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें गैलेक्टोज का पहला कार्बन भाग लेता है और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है बेटा। चलिए, ये हो गया मोनोसैकेराइड का और डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर ख़त्म, है ना। अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, है ना। और अगर कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक पर तो बिल्कुल कमेंट करें कि आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट में बिल्कुल बताएं, हम वो डाउट क्लियर करेंगे हम। और ये कठिन नहीं है बेटा, ये बहुत आसान है ना। इसको हम आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सफ़र में है साथ तो डरने की क्या बात है ना। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।